और चलिए अब प्राइम एट 9 में बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आशंका जताई है कि उनके घर पर जल्द ही ईडी की रेड होने वाली है और इस बात की जानकारी उन्हें ईडी में बैठे उनके भरोसेमंद सूत्र ने दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से ईडी राहुल गांधी के घर क्यों जाएगी? क्या उन्होंने कुछ गलत किया है? 6 लोग कंट्रोल करते हैं, तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, एक साजिश रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। वो आजकल बेचैन है, इतना झूठ बोला है उन्होंने, इतनी अफवाह फैलाई है, इतना भ्रम पैदा किया है कि उनका मन बेचैन होना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार अब उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करने की एक साजिश रच रही है। उनके हर साजिश से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। क्या चक्रव्यूह वाले बयान में फंसकर राहुल गांधी सलाखों के पीछे जाने वाले हैं? संसद में सरकार से सवाल पूछने की बजाय राहुल जांच एजेंसियों के सवालों का सामना करेंगे। ऐसा हम नहीं, खुद राहुल गांधी कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर राहुल गांधी ने भी अपने ऊपर जांच एजेंसियों के शिकंजे की भविष्यवाणी की है, तो बीजेपी राहुल के इन दावों को झूठा करार दे रही है। ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। करीब 4 दिन पहले संसद में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की कोशिश की, मगर ऐसा लगता है कि अब राहुल खुद ही इस चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं। और ये बात खुद राहुल गांधी मान रहे हैं। वो भी राहुल को ये ख्याल आधी रात को आया। रात 1:52 का वक्त था, जब हिंदुस्तान नींद में था। तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसने सुबह सुबह सुर्खियों की शक्ल ले। राहुल ने लिखा, 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। राहुल की इस पोस्ट का मानो कांग्रेस भी बाहें खोलकर इंतजार कर रही थी। कांग्रेस नेताओं ने अपने नेता के लिखे शब्दों को जुबानी धार दी और दावा किया कि सदन में राहुल की बुलंद आवाज से सरकार डर गई, इसीलिए षड्यंत्र रच रही है। बहुत दिनों बाद विपक्ष के नेता के रूप में एक सशक्त आवाज उभरी और जिसके खून में डीएनए हो, जिसके इतिहास में इतिहास के डीएनए में तानाशाही हो, वो भाजपा सरकार को कहां बर्दाश्त। राहुल गांधी न झुकने वाला है, न डरने वाला है। राहुल के देर रात वाले पोस्ट के जरिए कांग्रेस जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को और मजबूत करने में लगी, तो बीजेपी राहुल के दावों को हवाई बता रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो एक कदम आगे बढ़कर राहुल को अब तक का सबसे झूठा नेता प्रतिपक्ष करार दिया। इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। राहुल की पोस्ट पर गठबंधन के सहयोगी भी अपने अपने हिसाब से वार पलटवार में जुटे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के संजय ने तो राहुल गांधी पर गुंडों से हमलों तक की आशंका जताई। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर सियासी कोहराम मचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह साफ नहीं है कि किस मामले में ईडी राहुल से पूछताछ करेगी। फिलहाल राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर हैं। 2 साल पहले इसी केस में ईडी राहुल से 5 दिन पूछताछ कर चुकी है। इसी केस में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता पवन बंसल ईडी के सवालों का सामना कर चुके हैं। लेकिन अब नोटिस के बिना ही राहुल ने ईडी की आहट की भविष्यवाणी कर दी है। क्या राहुल की भविष्यवाणी केजरीवाल की तरह सच होगी या ये दावा?
बीजेपी को घेरने की राहुल की रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की, जो विधानसभा से लोकसभा पहुंच चुके हैं। इसके बाद सीएम योगी और अखिलेश यादव की वार पलटवार की कमी खलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन हुआ उम्मीदों से ठीक उलट। अखिलेश यादव ने दिल्ली से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा बरकरार रखा है और कोई पीछे है तो की चेतावनी भी दी है। आखिर कौन है योगी के पीछे, रिपोर्ट देखिए। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। सदन में योगी के इन तेवरों को अखिलेश यादव ने गुस्से की संज्ञा दी है और कथित अंतरकलह के तार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जोड़कर बीजेपी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे? यूपी विधानसभा में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी सख्त तेवरों के साथ समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे थे, लेकिन आरोपों के इन्हीं तीरों को अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ ही हथियार बना दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली से लखनऊ का जिक्र करके ये बताने का प्रयास किया कि बीजेपी आलाकमान और सीएम योगी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पीछे वाले का भी जिक्र किया और इस जिक्र के जरिए ये जताने की कोशिश की कि यूपी में संगठन और सरकार के बीच जो खाई है वो बड़ी है। हाल ही में सीएम योगी दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बीजेपी आलाकमान से मुलाकात की थी। इस मुलाकात से जुड़े एक वीडियो का जिक्र अखिलेश यादव ने लोकसभा में किया और दिल्ली और लखनऊ के बीच खाई दिखाने का नैरेटिव सेट किया। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। अखिलेश यादव की इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से ठंडी फुहारों की बारिश भी हो रही है। एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पोस्ट की, जिसमें पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा को टैग किया गया, लेकिन सूबे के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ उनकी टैग वाली वरीयता क्रम से नदारद दिखे, गायब दिखे। उन्हें फिर केशव प्रसाद मौर्य ने टैग नहीं किया। माना जा रहा था कि दिल्ली में हाईकमान की पिलाई गई घुट्टी के बाद केशव प्रसाद मौर्य के सुर ठंडे हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन अंदाज बता रहा है केशव प्रसाद मौर्य का कि वो हर दिन नए पर नए सुर लगाने की तैयारी में है। संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव में पार्टी जब जीतती है तो सरकार बनती है। इससे संगठन और सरकार के मध्य जब संगठन की बैठक में विषय आता है तो उसमें संगठन बड़ा होता है। सरकार में जो लोग हैं संगठन से भेजे गए लोग होते हैं। मैं भी संगठन का कार्यकर्ता ना होता तो मैं उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नहीं होता। इस अंतरकलह के बीच बीजेपी के सामने 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को जीतने की भी चुनौती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली मंथन के बाद सवाल अब भी बरकरार है। क्या कथित अंतरकलह से पार होकर बीजेपी यूपी में हार का बदला ले पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज सावन की शिवरात्रि है। आज भगवान शंकर को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है और आज कांवड़ियों ने भगवान शंकर को खुश करने के लिए उन पर जल अर्पित किया। आस्था और भक्ति के माहौल को कुछ कथित शिव भक्तों ने खराब करने की कोशिश भी की है। कुछ शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जो शिव भक्तों को शोभा नहीं देती। गुरुग्राम में जल चढ़ाने को लेकर शिव भक्तों ने उपद्रव किया, हंगामा मचाया। वहीं कुछ जगहों पर कांवड़ियों ने शांतिपूर्वक जल चढ़ाया। यूपी में उन पर फूलों की वर्षा की गई है। हाथ में पत्थर और डंडे, गाड़ियों में तोड़फोड़, सड़क पर हंगामा। जिन कांवड़ियों के हाथ में कांवड़ होना चाहिए था, उन्होंने लाठी, डंडे और पत्थर उठा लिए। जिन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाना था, वो अच्छी खासी गाड़ियों को कबाड़ बना रहे हैं। शिवरात्रि के दिन इन कांवड़ियों ने उत्पात मचाया। तस्वीरें दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 12 की हैं। कांवड़ियों का ये गुस्सा शिव मंदिर में जल चढ़ाने को लेकर था। दरअसल मंदिर में जलाभिषेक को लेकर कांवड़ियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। जल चढ़ाने के साथ साथ डीजे कंपटीशन को लेकर भी दोनों गुटों में विवाद हुआ। मामला कहासुनी से शुरू हुआ और तोड़-फोड़ तक जा पहुंचा। उत्पाती कांवड़ियों ने दर्जन भर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। ये जल चढ़ा चुके हैं, फिर कोई दूसरी पार्टी जो वो भी जल चढ़ा चुकी है, वो यहीं सामने कहीं रहते हैं, उनके साथ में झगड़ा हुआ है। उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। किस बात को लेकर के किया, वो सारी चीजें अब ये बताएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। गाड़ी है, दो गाड़ियां खड़ी थी, एक तो ये और एक 450 यूपी के हापुड़ में भी कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। कांवड़ियों के गुस्से की वजह ये थी कि जब कांवड़िया एक मदरसे के पास से गुजर रहे थे, उन पर थूका गया। आरोपी के धर्म विशेष के लोगों ने उन पर थूकने के साथ साथ पत्थर भी बरसाए। पुलिस ने जैसे तैसे मामला शांत कराया। 3 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को आत्म अनुशासन का पाठ पढ़ाया था। उन्हें शिव जैसी साधना की सीख दी थी। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए। कुछ जगहों पर हंगामा छोड़ दें तो बाकी जगहों पर कांवड़ियों ने शांतिपूर्वक सावन की शिवरात्रि मनाई, अपने आराध्य का जलाभिषेक किया। कठिन तप कर शिव जी का जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों ने अनुशासन का पालन किया। किसी के पांव में छाले पड़ चुके थे तो किसी के पैरों में सूजन थी, लेकिन कांवड़ियों के जोश में कोई कमी नहीं। जी बोले, जब भी बोले कि दरबार में आए, जो श्रद्धा दे गई। अच्छा, इस बार इंतजाम कैसे मिले सरकार के? बोले दुआ से बहुत बढ़िया, बेहतरीन इंतजाम मिले। सावन की शिवरात्रि के साथ ही दिल्ली एनसीआर में कांवड़ यात्रा पूरी हो गई। अब दिल्ली एनसीआर में कांवड़ियां नहीं दिखेंगे, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में सावन का महीना चलने तक कांवड़ यात्री दिखते रहेंगे और बोल बम के जयकारे लगते रहेंगे। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज और गाजियाबाद से पीयूष गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।